हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीतिक सिद्धांत से एक नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है संप्रभुता। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संप्रभुता के अर्थ और परिभाषा को और संप्रभुता की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसके बारे में। इसके बाद हमारे अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संप्रभुता के कौन कौन से प्रकार होते हैं और संप्रभुता के सिद्धांत क्या हैं। फ्रेंड्स, यदि आप टीजीटी सोशल साइंस से तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी सिविक्स से तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत से प्रश्न उठाते हैं परीक्षाओं में, बहुत से कोटेशन उठाते हैं। तो उन समस्त बिंदुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर कंपटीशन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि संप्रभुता क्या है। फ्रेंड्स, संप्रभुता जो है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। राज्य के 4 तत्व बताए गए हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, स्थायी सरकार और संप्रभुता। इस राज्य से संबंधित एक हमारा महत्वपूर्ण वीडियो आ चुका है, जिसमें राज्य के तत्वों के बारे में, उसके अर्थ एवं परिभाषा के बारे में और राज्य के क्या कार्य होते हैं, इसको बहुत सरल ढंग से समझाया गया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। तो उन 4 तत्वों में फ्रेंड्स, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, स्थायी सरकार और संप्रभुता, ये राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। और इसमें संप्रभुता जो है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यदि प्रश्न ये पूछता है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है, संप्रभुता, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको राज्य का प्राण कहा जाता है। शरीर में हमारे प्राण का जो स्थान है वही स्थान राज्य में संप्रभुता का है। हमारे शरीर कितना भी सुंदर हो, हमारी आंखें कितनी भी सुंदर हो, हाथ पैर कितने भी बलिष्ठ हों, यदि शरीर से प्राण निकल जाए तो इनका कोई महत्व नहीं रहता है। आंखें बेकार हो जाएंगी, हाथ पैर सब शून्य हो जाएंगे, उसका कोई अर्थ नहीं होता। उसी तरह यदि राज्य से हम संप्रभुता को निकाल देते हैं तो राज्य निर्जीव हो जाएगा, मर जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो संप्रभुता जो है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। ठीक है, देखिए पहले हम समझते हैं कि संप्रभुता क्या होती है। तो देखो, संप्रभुता को फ्रेंड्स अंग्रेजी में सोवर्निटी कहते हैं। और ये सोवर्निटी जो है वो लैटिन भाषा के सुपरेनस शब्द से बना हुआ है। ठीक है, और इस सुपरेनस का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। देखिए ध्यान से आप कि संप्रभुता को अंग्रेजी में सोवर्निटी कहते हैं। सोवर्निटी शब्द का उत्पत्ति जो है, इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा की शब्द से हुई है, सुपरेनस शब्द से हुई है। और सुपरेनस का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च सत्ता। यानी अगर हम शाब्दिक दृष्टि से विश्लेषण करें कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता है। हम कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता है। सर्वोच्च सत्ता है। कैसी सर्वोच्च सत्ता है? तो संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च सत्ता है जिसके द्वारा राज्य अपने आंतरिक नीतियों को और बाह्य नीतियों को यानी इन दोनों नीतियों को बनाने में स्वतंत्र होता है। यानी संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य अपने आंतरिक नीतियों को, आंतरिक नीति का मतलब होता है कि राज्य के अंदर क्या नियम लागू होगा, इसको बनाने का अधिकार राज्य को होता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। और बाह्य नीतियां का मतलब होता है कि हमारे विदेशी राज्यों के साथ, हमारे पड़ोसी राज्य से लेकर के दुनिया के जो अन्य देश हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, किसके साथ हमको मित्रता रखनी है, किसके साथ शत्रुता रखनी है, किससे हमको संधि करनी है, किसके साथ हमको व्यापार करना है, हमारी विदेश नीति क्या होगी, यह बनाने के लिए यदि कोई देश स्वतंत्र है तो हम उस कहेंगे कि उसके पास संप्रभुता है। यानी संप्रभुता क्या है? संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य अपने आंतरिक नीतियों को और बाह्य नीतियों को, इन दोनों को बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है। राज्य जैसी विदेश नीति चाहे वो अपने राज्य के लिए बना सकता है और अपने आंतरिक नीतियों को जैसा चाहे बनाने के लिए वो ऐसा बना सकता है। आंतरिक नीतियां
हमारे राज्य के नागरिकों और संस्थाओं के ऊपर लागू होती हैं, जो हमारे राज्य के अंदर रहते हैं उनके ऊपर लागू होती है। और बाह्य नीतियां जो होती हैं वो विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे संबंध को निश्चित करती हैं, जिसको हम विदेश नीति के नाम से भी जानते हैं। तो यदि कोई भी देश इन दोनों नीतियों को बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र है तो हम कहेंगे उसके पास संप्रभुता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश को हम राज्य नहीं कह सकते हैं, मध्य प्रदेश को हम राज्य नहीं कह सकते हैं, तो क्योंकि इनके पास संप्रभुता ही नहीं है। हमने कहा संप्रभुता जिसके पास होती है वो अपने आंतरिक और बाह्य नीतियां दोनों बनाने में स्वतंत्र होगा। ये प्रांत जो हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो हैं ये अपने आंतरिक नीतियों को तो बना सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे क्या नियम होंगे हम बना सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार विदेशियों के साथ हमारे क्या संबंध होंगे इसको निश्चित नहीं कर सकती है। इसलिए आंतरिक नीति को बनाने में स्वतंत्र है, बाह्य नीति को बनाने में ये स्वतंत्र नहीं है। जितने भी भारत के प्रांत हैं तो इनको हम प्रांत कह सकते हैं, इनको राज्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बाह्य नीतियों को निश्चित नहीं करते हैं। बाह्य नीतियों को निश्चित करने का अधिकार, विदेश नीति को निश्चित करने का अधिकार भारत सरकार के पास होता है। इसलिए राज्य जो है हम भारत को कहेंगे, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को हम प्रांत कहेंगे, इनको हम राज्य नहीं कहेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, 1947 के पहले का भारत अगर हम पूछें तो क्या 1947 के पहले भारत राज्य था, तो उत्तर होगा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। भारत अपनी आंतरिक नीतियों को बाह्य नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं था। हमारी आंतरिक नीतियां और बाह्य नीतियां जो हैं वो ब्रिटेन से बन के आती थी, ब्रिटेन की संसद बनाती थी। हमारा देश एक गुलाम था और गुलाम देश के पास संप्रभुता नहीं थी। आंतरिक और बाह्य नीतियों को निश्चित करने का अधिकार हमारे पास नहीं था। और जब 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय हमको क्या मिल गया? यही मिल गया। यानी अब हम अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियों को बनाने में स्वतंत्र हो गए, हमको संप्रभुता मिल गई। संप्रभुता का मतलब एक तरह से स्वतंत्रता। अब हम ब्रिटेन के अधीन नहीं हैं, अब हमारे ऊपर अमेरिका का अंकुश नहीं रहेगा। हम किसी भी देश का कोई भी विदेशी राष्ट्र अब हमारी नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकता है। भारत अपनी नीतियों को बनाने के लिए, चाहे वो आंतरिक नीति हो और बाह्य नीति हो, वो अब स्वतंत्र है। इसलिए हम भारत को अब राज्य कहेंगे, 1947 के पहले भारत को राज्य नहीं कहेंगे। अब सीधी सी बात ये कि ये संप्रभुता क्या है, तो आपको एक लाइन में याद रखना है कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य अपने आंतरिक नीतियों और बाह्य नीतियों को बनाने में स्वतंत्र है। इन दोनों नीतियों को बनाने में यदि कोई भी देश स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो यानी वह संप्रभु राज्य है, उसके पास संप्रभुता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, संप्रभुता शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग ये किसने किया था, तो ये बोधा ने किया था। 1556 ईस्वी में एक किताब आई इसकी, 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिका। इसी बुक में 1556 ईस्वी में बोधा ने संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछता है कि संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो वो उत्तर होगा जॉन बोधा। किसमें किया? अपनी किताब 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में किया। कब किया? 1556 ईस्वी में। 1556 का मतलब हो गया 16वीं शताब्दी अपने आप। यानी अगर पूछा जाए कि संप्रभुता के विचार का उदय कब हुआ, तो संप्रभुता के विचार का उदय कब हुआ? 16वीं शताब्दी में। बाद में संप्रभुता का विचार तो बोधा ने दे दिया, इसके बाद इस विचार को और आगे ले गए 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रोसियस और टॉमस हॉब्स, 18वीं शताब्दी में रूसो ने, और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने। ह्यूगो ग्रोसियस ये बाह्य प्रभुसत्ता। एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि बाह्य संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया? संप्रभुता। तो बाह्य संप्रभुता का सिद्धांत जो है वो ग्रोसियस का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ग्रोसियस ने दिया। टॉमस हॉब्स ने भी संप्रभुता का सिद्धांत विकसित किया। बोधा ने, आप पढ़ोगे आगे तो बताया जाएगा, जब बोधा को आप पाश्चात्य राजनीतिक विचार में पढ़ोगे तो उसमें बोधा ने अपने संप्रभुता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसको कि टॉमस हॉब्स ने उस प्रतिबंधों को हटाकर संप्रभुता को पूर्णतः निरंकुश संप्रभुता की व्याख्या टॉमस हॉब्स ने की। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की व्याख्या की और जॉन ऑस्टिन ने वैधानिक संप्रभुता की व्याख्या अपनी पुस्तक जो उसकी 1832 में आई थी, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस इसी किताब में लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत की वैधानिक व्याख्या की थी। तो फ्रेंड्स, संप्रभुता सिद्धांत को मैं आगे बताऊं इसके पहले
थोड़ा सा बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आखिर संप्रभुता सिद्धांत को 1556 ईस्वी में बोधा को विकसित करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या ऐसी आवश्यकता उस समय महसूस हुई कि 1556 ईस्वी में बोधा ने संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या की या संप्रभुता शब्द का पहले प्रयोग किया और राज्य का इसको अनिवार्य तत्व बताया? कोई भी विचारक यदि कोई विचार लिखता है तो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों का उस पर ऊपर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक सी बात है। बोधा भी इससे छूते नहीं रहे। बोधा की पहले जो था वो मध्य युग से चल रहा था। 1556 यानी 1500 से पहले जो है शताब्दी, वो मध्य युगीन काल था, मध्य युग का काल था। अब मध्य युग की फ्रेंड्स विशेषता थी, दो विशेषताएं मध्य युग में बहुत फेमस थी। एक पोप या चर्च या पोप की सर्वोच्चता, और दूसरी सामंत जमींदारों, औद्योगिक श्रेणियों पर राज्य का सीमित नियंत्रण। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मध्य युग की दो सबसे प्रमुख विशेषता थी, एक चर्च या पोप की सर्वोच्चता थी समाज में, और दूसरा सामंतों, जमींदारों, औद्योगिक श्रेणियों पर राज्य का सीमित नियंत्रण। उस समय यह कहा जाता था कि संपूर्ण सत्ता का स्रोत जो है वो ईश्वर है, और ईश्वर का प्रतिनिधि जो है वो धरती पर कौन है? पोप है। यानी पोप जो कहेगा वो ईश्वर का आदेश है। धर्म क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, ये निश्चित करने का अधिकार किसको था? चर्च के पोपों को था। यानी यहाँ के जो पादरी हुआ करते थे, जो सबसे बड़ा उसका पुजारी होता था, उसको था। और ये इतना ही नहीं, ये राजा की शक्ति को भी नियंत्रित करते थे। अगर राजा इनके आदेशों को मानता नहीं था तो उसको बदलने का भी अधिकार इनके पास होता था, क्योंकि ये कहते थे जिस कानून का प्रयोग निरंकुश राजा करते थे, दैवीय अधिकारों का प्रयोग कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और ईश्वर ने हमको शासन करने के लिए भेजा है, उसी कानून का प्रयोग ये करते थे मध्य युग में कि ईश्वर का प्रतिनिधि जो है धरती पर वो पोप होता है। इसलिए पोप जो कह रहा है वही सही है। समाज में क्या सही है, क्या गलत है, ये निश्चित करने का अधिकार पोप को है। कोई पाप कर लेगा तो उसके प्रायश्चित क्या होगा ये पोप बताएगा। राजा यदि इसके मामले में हस्तक्षेप करता है तो राजा को हटा दिया जाएगा। इस तरह राजा की स्थिति एकदम बहुत सीमित थी। सामंत, जमींदार और औद्योगिक जो श्रेणियाँ होती थी उस समय उन पे ऊपर भी राज्य का बहुत सीमित नियंत्रण था, बल्कि इनके ऊपर पोप का ज़्यादा नियंत्रण हुआ करता था। तो ये भी राज्य की शक्ति को सीमित करते थे। तो राज्य की स्थिति और राजा की स्थिति एकदम दयनीय थी। मध्य युग के अंत तक आते आते चर्च और पोप में भ्रष्टाचार का बोलबाला एकदम चरम पे पहुंच गया। आप इनकी इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोप के पास असीमित संपत्ति होती थी, इनके पास ज़मीनें होती थी। एक साधु सन्यासी व्यक्ति जिसको ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, उसको धन से क्या लालच, लेकिन टैक्स लेते थे ये लोग। पाप यदि कोई व्यक्ति करके आया तो उस पाप से उनको मुक्ति दिलाने के लिए क्षमा पत्र देते थे ये लोग। मतलब किसी का मर्डर कर दो, आ जाओ साहब, आ गए कि साहब मर्डर कर दिए, 5000 रुपये लाइए, 5000 रुपये दे दिया, आपने क्षमा पत्र दे दिया, अब आप एकदम पवित्र हो गए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, समाज में रहिए। इतना ही नहीं, स्वर्ग की टिकट बुक करते थे ये लोग। आपको स्वर्ग जाना है, ठीक है, इतने रुपए दीजिए, स्वर्ग की सबसे नंबर 1 सीट आपके लिए रहेगी यार। तो इस तरह से एक समाज में धर्म का आडंबर फैला करके, एक माया जाल फैला करके पूरे समाज को धर्म के इन चंद ठेकेदारों ने झूठी मान्यताओं, कर्मकांडों और अंधविश्वासों में जकड़ रखा था, और उसकी आड़ में अपना खूब ऐश्वर्य कर रहे थे, खूब भोग विलास कर रहे थे। तो इसका विरोध जो है मध्य युग के अंत तक होने लगा। अतः राज्य को इन सभी मान्यताओं और संस्थाओं से मुक्ति दिलाने के लिए, इन समस्त मान्यताओं का खंडन करने के लिए एक निरंकुश और शक्तिशाली राज्य की आवश्यकता थी, और इसके लिए जो है वो संप्रभुता का विचार सर्वाधिक उपयुक्त था। इस तरह से आप कह सकते हैं कि राज्य की महत्ता को फिर से स्थापित करने के लिए
पोप और सामंतों की सत्ता को सीमित करने के लिए, इन्हें राज्य के पूर्णतः अधीन लाने के लिए बोधा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिका में राज्य को सर्वोच्च शक्ति के रूप में वर्णन किया। उसने लिखा कि राज्य परिवारों और उसकी मिलीजुली संपत्ति का एक ऐसा संगठन है जहां एक सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन चलता है। तो राज्य क्या है? राज्य जो है परिवारों और उसकी मिलीजुली संपत्ति का एक संगठन है। आप जानते हैं राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? परिवार होती है। कई परिवार जब मिलते हैं तो एक गांव बनता है, और जब कई गांव मिलेंगे तहसील बनेगा, कई तहसील मिलेंगे तो एक जिला बनेगा, कई जिला मिलेंगे तो एक प्रांत बनेगा, और कई प्रांत मिलेंगे तो एक भारत जैसा एक राज्य बन जाएगा। तो सबसे छोटी इकाई परिवार को भी इसने माना बोधा ने, और कहा कि राज्य जो है क्या है? परिवार और उसकी मिलीजुली संपत्ति का संगठन है जहां पर किसी एक सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन चलता है। वो सर्वोच्च शक्ति कौन है? वही है संप्रभुता। चाहे संप्रभुता कहो, चाहे प्रभुसत्ता कहो, चाहे प्रभुसत्ता संपन्न कहो, तीनों वर्ड एक ही हैं। ठीक है। तो प्रभुसत्ता की परिभाषा उसने देते हुए लिखा कि प्रभुसत्ता जो है वो नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति होती है जो विधि के द्वारा नियंत्रित नहीं है। यानी संप्रभुता जो है वो ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर शासन करती है, वो कानून से भी मर्यादित नहीं है, यानी कानून का भी उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। यानी राज्य में संप्रभुता जो है वो सर्वोच्च शक्ति है, उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। विधि भी उसको नियंत्रित, कानून भी उसको नियंत्रित नहीं कर सकती है। वो कानून बनाएगी, कानून का पालन नागरिक और प्रजाजन सब करेंगे, लेकिन वो संप्रभुता जो है वो उसके ऊपर है, वो कानून का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी बोधा ने निरंकुश राज्य की कल्पना की और एक निरंकुश राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया ताकि मध्ययुगीन जो मान्यताएं थी, मध्ययुगीन जो संस्थाएं थी, उनको सीमित करके राज्य के नियंत्रण में लाया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि संप्रभुता की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी थी जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछता है, उसको हम देख लेते हैं। इसके बाद हम संप्रभुता के लक्षण अथवा विशेषताओं को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये वो परिभाषाएं हैं, कुछ फेमस परिभाषाएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई हैं। तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप जरूर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ है। और थोड़ा समझा भी दे रहा हूँ कि इसमें क्या कह रहा है वो। तो देखिए फ्रेंड्स, बिलोबी की परिभाषा है, बहुत पूछता है परीक्षाओं में कि संप्रभुता जो है वो राज्य की सर्वोच्च इच्छा है या सर्वोच्च शक्ति है। ठीक है, ये बिलोबी की परिभाषा है। विल्सन कह रहा है कि संप्रभुता कानूनों का निर्माण करने तथा उन्हें लागू करने की दिन प्रतिदिन की क्रियाशील शक्ति है। यानी संप्रभुता जो है वो कानून का निर्माण करती है और उसको लागू करती है, यही संस्था जो है वो संप्रभु है। विल्सन ने कहा। पोलक ने कहा कि संप्रभुता जो है वह शक्ति है जो न तो अस्थायी है और न तो हस्तांतरणीय है और न यह ऐसे विशेष नियमों के अधीन है जिन्हें यह बदल नहीं सकती, न यह धरती पर किसी अन्य शक्ति के प्रति उत्तरदायी है। तो पोलक का कहने का मतलब यह है कि प्रभुसत्ता जो है वह शक्ति है जो कि स्थायी है, यानी अस्थायी नहीं है, न तो ये किसी को दी जा सकती है, हस्तांतरणीय भी नहीं है, और न ही यह किसी विशेष नियमों के अधीन है, यह किसी विधि के कानून के अधीन प्रभुसत्ता नहीं है, और यह ऐसी कोई कानून नहीं जिसको ये बदल ना सके, और धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके आदेशों का पालन करने के लिए उसके प्रति वो उत्तरदायी है। यानी कुल मिलाजुला के संप्रभुता जो है, पोलक के कहने के अनुसार कि संप्रभुता जो है सर्वोच्च है, किसी के अधीन नहीं है, वो पूर्णतः निरंकुश है। ठीक है, इस परिभाषा को आपको समझना नहीं, रटना है। तो आप इसको ऐसे जैसे यह है इसी रूप में रट लीजिएगा, क्योंकि पोलक वाला पूछता है, इतने पूछता है, आधे पूछता है कि प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो न तो अस्थायी है न हस्तांतरणीय है, तो इतना ही पूछेगा, तब भी इसका उत्तर आपका पोलक ही होगा। ओपेनहाइमर की परिभाषा भी कई बार पूछा हुआ है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च संस्था है जो अन्य सांसारिक संस्थाओं से स्वतंत्र है। तो ये ओपेनहाइमर की परिभाषा है। रूसो की परिभाषा है सार्वजनिक इच्छा ही संप्रभु है। तो यहाँ भी सार्वजनिक इच्छा आ जाए, सार्वजनिक संकल्प आ जाए या सामान्य इच्छा आ जाए, ये तीनों वर्ड एक ही हैं। तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है रूसो ने प्रतिपादित किया था, और इस सिद्धांत के माध्यम से रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया था। तो सामान्य इच्छा ही संप्रभु है या सार्वजनिक इच्छा ही संप्रभु है, यह कथन रूसो का है। ऑस्टिन का परिभाषा भी बहुत पूछता है, और ऑस्टिन का तो संप्रभुता का सिद्धांत ही बहुत फेमस है। तो इन्होंने इस परिभाषा में लिखा था कि यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित प्रधान की आज्ञा पालन करता हो, यानी कोई समाज में पूरी वहाँ की जनता जो है किसी व्यक्ति की आज्ञा का पालन कर रही है, वो व्यक्ति निश्चित है, उस निश्चित व्यक्ति की आज्ञा का पालन पूरा समाज करता हो, लेकिन वह व्यक्ति जो है, निश्चित व्यक्ति जो है, वो किसी की अन्य व्यक्ति की आज्ञा पालन का आदी ना हो, यानी वो किसी की आज्ञा का नहीं मानेगा, उसकी आज्ञा सब मानेंगे,
तो उस समाज में वह निश्चित व्यक्ति जो है वो संप्रभु है और उस निश्चित प्रधान व्यक्ति सहित वह समाज जो है राज्य है। कहने का मतलब कि ऑस्टिन यह कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी समाज में कोई ऐसा निश्चित व्यक्ति है जिसकी आज्ञा का पालन वहाँ का पूरा समाज करता हो, लेकिन वह व्यक्ति जो है वह किसी की भी आज्ञा का पालन करने की अभ्यस्त नहीं है, यानी उसकी आज्ञा का पालन सब करेंगे लेकिन वह किसी की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो उस व्यक्ति को हम संप्रभु कहेंगे उस समाज में, और उसको मिलाकर के पूरा समाज जो है वो राज्य कहलाएगा। ये ऑस्टिन की परिभाषा है। तो फ्रेंड्स, ये वो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है, इसीलिए आपको इस ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बता दिया गया ताकि आप इसको अच्छे से याद कर लें। इसके अतिरिक्त जो बोधा की प्रस्तुतता की परिभाषा थी वो तो आपको पहले ही बता दी गई, वो भी बहुत पूछता है परीक्षा में, उसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं और देखते हैं प्रस्तुतता के कौन कौन से लक्षण या विशेषताएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं संप्रभुता के लक्षण या विशेषताएं। देखिए, निरंकुशता, मौलिकता, सार्वभौमिकता, अस्थायित्व, अदेयता या अपृथक्करणीयता, अविभाज्यता, पूर्णता, अनन्यता। देखिए, निरंकुशता पहला है कि संप्रभुता जो है वो निरंकुश होती है। हमने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं होती है, और जब इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है तो वो निरंकुश होगी। यदि संप्रभुता के ऊपर कोई अंकुश लगाने वाली शक्ति अगर होगी तो यानी वो उससे बड़ी है, जबकि राज्य में संप्रभुता से बड़ा कोई नहीं होता है। तो संप्रभुता की पहली विशेषता यही आप जान लीजिए कि संप्रभुता निरंकुश होती है क्योंकि इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है। यह किसी भी देश के दबाव में नहीं होती है। जैसे भारत के पास संप्रभुता है तो ये किसी के दबाव में नहीं रहेगी, किसी के अंकुश में नहीं रहेगी, यह निरंकुश होकर कार्य करेगी। निरंकुश का मतलब है कि यह अपने नीतियों को बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है मौलिकता। संप्रभुता राज्य का मौलिक गुण है। मौलिक गुण का मतलब यह है कि संप्रभुता राज्य के जन्म के साथ ही उसको मिल जाती है, किसी के द्वारा संप्रभुता राज्य को दी नहीं गई है। यदि संप्रभुता राज्य को दी गई होती तो आप ये समझिए कि संप्रभुता सर्वोच्च नहीं होती। जैसे आप अगर किसी से कुछ मांग रहे हैं या कोई किसी को कुछ दे रहा है तो देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाला हाथ हमेशा नीचे होता है। तो यदि संप्रभुता को किसी को राज्य को दिया गया है तो जिसने उसको दिया है वो तो उससे सर्वोच्च होगा ही, जबकि संप्रभुता की बताया गया कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, इसके ऊपर कोई नहीं है। तो यह बात जो है यह सिद्ध करती है कि संप्रभुता राज्य को किसी के द्वारा दी नहीं गई है, बल्कि यह राज्य का मौलिक गुण है। राज्य को जन्म के साथ ही संप्रभुता उसको प्राप्त हो जाती है। जैसे संप्रभुता राज्य का प्राण है, मैंने कहा पहले ही वर्ड मैंने बताया कि संप्रभुता राज्य का प्राण है। इसी से आप सारे जितने इसकी विशेषताएं दी गई हैं सब इसी से तुलना कर लेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। संप्रभुता राज्य का मौलिक गुण है, मतलब किसी के द्वारा दी नहीं गई है। जिस तरह से हमको प्राण जो है किसी के द्वारा दी नहीं गए हैं, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसी प्राण उसके शरीर में आ जाते हैं, कोई उसको डालता नहीं है शरीर में प्राण ला कर डाल दें, तो प्राण लेकर के ही पैदा होता है, और जब मरेगा प्राण निकलेगा तो राज्य भी मतलब शरीर भी मर जाएगी। उसी तरह से संप्रभुता जो है वो राज्य का प्राण है। जब राज्य पैदा होता है, जब राज्य जन्म लेता है, कोई राज्य का निर्माण होता है तो उसके साथ ही साथ संप्रभुता भी उसको मिल जाती है। इसलिए संप्रभुता जो है वो राज्य का मौलिक गुण है। मौलिक का मतलब होता है जो किसी के द्वारा दिया ना गया हो, उसका जन्मजात गुण हो। ठीक है, तो संप्रभुता राज्य का मौलिक गुण है या किसी के द्वारा दिया नहीं गया है। अगला है सार्वभौमिकता, कि संप्रभुता जो है वो राज्य में सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का मतलब ये होता है जो हर जगह व्याप्त हो, यानी सार्वभौमिकता का मतलब ये हुआ कि राज्य के द्वारा बनाए गए जो नियम और कानून होंगे वो पूरे राज्य में जितने भी संस्थाएं, नागरिक या लोग निवास करते हैं उन समस्त लोगों पर लागू होगी, कोई उससे बच नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इसके राज्य के इस कानून को मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं, ये आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि राज्य संप्रभु है, उसके द्वारा बनाए गए कानून सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर समान रूप से लागू होंगे, कोई उससे बच नहीं सकता है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, यहाँ कुछ अपवाद हैं, जैसे कि अगर सार्वभौमिकता की हम बात करें तो दूतावास किसी देश की सीमा से गुजरते हुए सेना और व्यापारिक प्रतिनिधि
इनको छूट मिली होती है। जैसे दूतावास क्या होता है, हर देश जो है, जैसे भारत जो है वो चाहता है कि हर विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों। इसके लिए वो क्या करता है कि विश्व के अन्य देशों में अपने कार्यालय खुलता है, ठीक है। उस कार्यालय को हम कहते हैं दूतावास, और इस दूतावास का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको हम कहते हैं राजदूत। जैसे अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे बनाने हैं तो हम अमेरिका में एक दूतावास खोलेंगे, अपना कार्यालय खोलेंगे, ठीक है, और वहाँ पर हमारा एक राजदूत होगा, हमारे कर्मचारी होंगे, और ये क्या करते हैं, अमेरिका के साथ हमारे संबंधों को निश्चित करने का, अच्छे बनाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। इसी तरह भारत के जिन देशों के साथ संबंध हैं, हर देशों में भारत के दूतावास हैं। अब जहाँ जहाँ भारत के दूतावास है उन देशों के भी दूतावास भारत में होंगे। तो दूतावास के ऊपर जो है, जैसे मान लो भारत में अमेरिका का दूतावास है तो अमेरिका के दूतावास पर अमेरिका का ही कानून लागू होगा, भारत का कानून लागू नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। दूसरी चीज, जो किसी देश की सीमा से कोई विदेशी सेना गुजर रही है, मान लीजिए कि हमारे देश की सीमा से कोई विदेशी सेना जा रही है, रास्ता उसको चाहिए उसको निकलने के लिए, तो यहाँ से गुजर रही है, तो उस सेना के ऊपर उस देश का, जिस देश की सेना है वहाँ का ही कानून लागू होगा। भारत से गुजर रही है तो भारत की कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। या कोई व्यापारिक प्रतिनिधि हमारे यहाँ आया हुआ है, किसी तरह से प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, तो उस प्रतिनिधिमंडल के ऊपर भी हमारे देश का कानून बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो है जितने भी आपको बताया गया, चाहे दूतावास है, चाहे किसी देश की सीमा से गुजरती हुई सेना है, या व्यापारी प्रतिनिधि हैं, ये सब संप्रभुता के ऊपर बंदिश नहीं लगाती हैं या संप्रभुता की शक्ति को सीमित नहीं करती हैं, बल्कि संप्रभुता की एक कहिए कि ये शिष्टाचार के नियम हैं जिसको कि हर राज्य अपनी स्वेच्छा से पालन करते हैं। यानी राज्य इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। किसी देश में दूतावास है तो वहाँ पर कानून नहीं लागू होता है, ये केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून बना दिया गया है, सब लोग इसका पालन करते हैं। लेकिन कोई राज्य चाहे तो इसको पालन करने से इनकार भी कर सकता है। जैसे भारत चाहे तो वो अमेरिका से कह सकता है कि हम आप यहाँ दूतावास अपने हटा ले जाइए, नहीं तो हमारा नियम जो है इस पर ऊपर लागू होगा, तो बंद करवा सकता है। विदेशी सेना के ऊपर भी अपने राज्य से गुजरने नहीं दे सकता है, या किसी व्यापारी प्रतिनिधि के ऊपर भी उसके कानून लागू हो सकते हैं, वो नियम नहीं मानेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो राज्य जो है इन नियमों का पालन करता है, इसके ऊपर राज्य के कानून नहीं लागू होते हैं, सिर्फ वो शिष्टाचार के नियम है जिसका हर राज्य पालन करते हैं, ठीक है। ये संप्रभुता को सीमित नहीं करते हैं। तो सार्वभौमिकता का मतलब संप्रभुता सार्वभौमिक है, इसके बनाए हुए नियम और कानून जो है पूरे राज्य में समान रूप से लागू होते हैं, कोई व्यक्ति या संस्था इससे बचने का दावा नहीं कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है अस्थायित्व, यानी संप्रभुता जो है वो स्थायी होती है, यह राज्य का स्थायी गुण है। जब तक राज्य नष्ट नहीं होगा तब तक संप्रभुता नष्ट नहीं होगी। सरकार बदलती रहेंगी, राज्य और सरकार में एक अंतर है। सरकार क्या होती है, वो राज्य की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली एक संस्था है। राज्य चूंकि अमूर्त है, वो दिखाई देता नहीं है, इसलिए उसकी इच्छाओं की पूर्ति कौन करता है, जो सरकार होती है वही उसकी राज्य के समस्त कार्यों को करती है। तो सरकार बदल सकती है, आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार आ सकती है, या समाजवादी पार्टी की सरकार आ सकती है, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आती है। सरकार तो बदलती रहेगी लेकिन संप्रभुता नहीं बदलेगी। जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, नरेंद्र मोदी बैठे हैं तो उन्हीं के पास संप्रभुता है, वो आज शक्तिशाली हैं, लेकिन कल वो हट जाएंगे, संप्रभुता उनके साथ नहीं चली जाएगी कि नरेंद्र मोदी जी गए तो उनके साथ संप्रभुता भी चली गई, ऐसा नहीं होगा। वो उसी कुर्सी पर रहेगी, जो भी व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठेगा वही संप्रभुता का उपयोग करेगा। तो संप्रभुता जो है वो स्थायी होती है, ये कभी बदलती नहीं है। सरकारें बदल जाती हैं लेकिन संप्रभुता नहीं बदलती, ये राज्य का स्थायित्व गुण है। अब देखिए अदेयता या अपृथककरणीयता। अदेयता का मतलब संप्रभुता किसी को दिया भी नहीं जा सकता, और ना ही यह अपृथककरणीयता का मतलब ना ही यह राज्य से अलग किया जा सकता है। संप्रभुता जैसे हमारे शरीर में प्राण है, अब प्राण को मैं कहूँ कि निकाल करके किसी को दे दूँ तो क्या संभव है? कदापि संभव नहीं है। प्राण निकालने का मतलब तो मर जाना होगा, या प्राण को हमारे शरीर से अलग किया जा सकता है कि प्राण को निकाल कर एक तरफ रख दे, हमारे शरीर को एक तरफ रख दे, ऐसा भी संभव नहीं है। तो उसी तरह से राज्य जो है अपनी संप्रभुता को किसी को दे नहीं सकता है। यदि राज्य ने संप्रभुता को त्यागा तो राज्य खत्म हो जाएगा। जिस तरह से हमने प्राण को त्यागा तो हम खत्म हो जाएंगे, उसी तरह अगर राज्य से संप्रभुता निकाल दी जाएगी तो राज्य निर्जीव हो जाएगा। देखिए इसके संबंध में दो कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक गार्डनर का और एक लाइबर का। इन्होंने इस
गुण के इस विशेषता पर संप्रभुता की इन्होंने गार्डनर ने कहा कि राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना प्रभुसत्ता किसी दूसरे को सौंप नहीं सकता है। प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। यानी कहा ना मैंने अभी कि राज्य अपने को नष्ट किए बिना प्रभुसत्ता सोचो किसी को दे दे तो अपने किसी को दे नहीं सकता है। अब प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। जैसे हम अपने प्राण को त्याग दें तो हमने आत्महत्या की फांसी लगा लें हम, उसी तरह से अगर कोई राज्य प्रभुसत्ता को त्याग रहा है तो समझ लीजिए वो आत्महत्या कर रहा है। वही बात गार्डनर ने कहा इसके इस गुण के विषय में। ठीक है, लाइबर का कथन भी बहुत पूछता है। इन्होंने कहा कि प्रभुसत्ता उसी तरह हस्तांतरित नहीं किया सकता है जैसे वृक्ष को उसके अंकुरित होने के अधिकार से वंचित नहीं किया सकता है। जैसे मनुष्य आत्म विनाश के बिना अपना जीवन या व्यक्तित्व किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। कह रहे वृक्ष को अंकुरित होने के अधिकार जो उसका है उससे जिस प्रकार से वंचित नहीं किया सकता है उसी प्रकार प्रभुसत्ता को भी राज्य से हस्तांतरित नहीं किया सकता है। जिस तरह से मनुष्य अपने आप को नष्ट किए बिना अपना व्यक्तित्व या अपना जीवन किसी को दे नहीं सकता है उसी तरह से संप्रभुता भी हस्तांतरित नहीं हो सकती है। यह लाइबर का कथन है और ये परीक्षाओं में पूछता भी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अविभाज्यता, संप्रभुता को विभाजित नहीं किया सकता है। जिस तरह से हम अपने शरीर से प्राण को अलग नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से हम संप्रभुता को भी विभाजित नहीं कर सकते हैं। यदि संप्रभुता को विभाजित करने का प्रयास किया गया तो राज्य का बंटवारा हो जाएगा। यदि किसी राज्य में एक से अधिक संप्रभु हैं तो इसका मतलब उस राज्य के अंदर एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व है। संप्रभुता को कहने का मतलब बांटा नहीं जा सकता। अब एक प्रश्न यहाँ उठता है कि संघीय शासन प्रणाली वाले जो देश हैं जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, तो क्या ये संप्रभुता का बंटवारा है? तो उत्तर होगा नहीं है। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में संविधान के द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो यह बंटवारा संप्रभुता का बंटवारा नहीं है बल्कि निर्दिष्ट विषयों के संबंध में उनके अधिकार क्षेत्र बांट दिए जाते हैं कि इस अधिकार क्षेत्र के में रह करके आप कानून बनाएंगे, ये विषय पर आप कानून बनाएंगे। तो ये अधिकारों का बंटवारा होता है, संप्रभुता का बंटवारा नहीं होता है। अविभाज्यता के संबंध में दो कोटेशन जो हैं बहुत पूछते हैं, गैटेल का एक किलहन का। गैटेल ने क्या कहा, वही कहे हैं कि सब प्रभुसत्ता को विभाजित या बांटा नहीं जा सकता है। किसी राज्य में दो संप्रभु नहीं हो सकते हैं। यदि संघीय राज्यों में संप्रभुता संघ और इकाइयों के में बंट नहीं जाती है बल्कि निर्दिष्ट विषयों के संबंध में इसके अधिकार क्षेत्र बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, यदि संप्रभुता विभाजित है तो वहाँ एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व है। अगर संप्रभुता बटेगी तो वहाँ कई राज्यों का अस्तित्व हो जाएगा। ठीक है, किलहन का परिभाषा है, ये भी बहुत पूछता है कि संप्रभुता एक समग्र वस्तु है, इसे विभाजित करना, इसे नष्ट करना है। यहाँ तक ही परिभाषा इनकी पूछता है। ठीक है, छोटा सा एक लाइन की परिभाषा है कि संप्रभुता एक समग्र वस्तु है, इसे विभाजित करना, इसे नष्ट करना है। यहाँ तक पूछता है। इसके आगे इन्होंने कहा है कि राज्य में यह सर्वोच्च शक्ति है। हम अर्ध त्रिभुज और अर्धवृत्त की भांति अर्ध प्रभुसत्ता की कल्पना नहीं कर सकते हैं या अर्ध प्रभुसत्ता की बात नहीं कर सकते हैं। जैसे अर्ध त्रिभुज हम कहते हैं, अर्धवृत्त कह सकते हैं, वृत्त का बंटवारा हो सकता है, आधा किया जा सकता है, त्रिभुज को आधा किया जा सकता है, लेकिन प्रभुसत्ता को आधा नहीं किया जा सकता है। तो इनका ऊपर से भी पूछ सकता है और नीचे से भी पूछता है कि हम अर्धवृत्त या अर्ध त्रिभुज की भांति अर्ध प्रभुसत्ता की बात नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी आप देख लीजिएगा और ऊपर वाला तो बहुत पूछा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्णता, संप्रभुता पूर्ण और असीम होती है। राज्य के अंदर भी संप्रभुता पूर्ण और असीम है। पूर्ण असीम का मतलब है सर्वोच्च। राज्य के अंदर भी संप्रभुता सर्वोच्च होती है और राज्य के बाहर भी सर्वोच्च होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होते हैं वो भी संप्रभुता को बाधित नहीं करते हैं। उनका पालन करना या न करना किसी राज्य के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बहुत से राज्य हैं जैसे अमेरिका और चाइना जैसे देश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। तो ये संप्रभुता के ऊपर निर्भर करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून को माने या न माने। ये शिष्टाचार का विषय है, संप्रभुता को ये सीमित नहीं करते हैं, इसलिए संप्रभुता पूर्ण है। ऑस्टिन ने कहा है कि यदि संप्रभुता पूर्ण नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व ही नहीं होगा। ऑस्टिन की बहुत फेमस परिभाषा है, बहुत पूछता है। और हाब्स ने कहा है कि संप्रभुता विधि के द्वारा भी निलंबित नहीं है, यानी कानून के द्वारा भी इसके ऊपर रोक नहीं लगा सकता है, क्योंकि कानून जो है वो संप्रभु की आज्ञा है। कानून जो है वो संप्रभुता की आज्ञा है, संप्रभुता द्वारा कहा गया वाक्य ही कानून बन जाता है, इसलिए कानून जो है वो संप्रभुता के ऊपर नियंत्रण नहीं लगाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों कोटेशन पूछते हैं, इसको भी आप देखिएगा। अनंतता, अनंतता का मतलब होता है संप्रभुता के समान राज्य में अन्य कोई दूसरा नहीं है।
यानी कि एक राज्य में एक ही संप्रभु होगा, अन्य कोई दूसरा नहीं होगा। जो बात विभाज्यता में बताई गई वही अनन्यता में भी होगी, केवल बात कहने की शब्दावली अलग हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी संप्रभुता के लक्षण या विशेषताएं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे संबंधित जो भी डाउट्स होंगे वो सब आपके मन में वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं संप्रभुता के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि संप्रभुता कितने प्रकार की होती है और संप्रभुता के क्या सिद्धांत हैं। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं संप्रभुता के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।